हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर का लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 6 तक, यानी कि लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था एल्कोहल्स। हमने एल्कोहल्स कर लिया था कंप्लीट एंड शुरू किया था हमने क्या, फिनॉल्स, है ना। फिनॉल्स के बारे में हमने एक दो लाइन ही पढ़ा था एंड लेक्चर को क्या किया था, फिनिश किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम फिनॉल में ही आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। उससे पहले आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर, चेहरे पे लीजिए एक बड़ी सी स्माइल, राइट। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम डिस्कशन फिनॉल के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने फिनॉल डिस्कस किया था, मतलब स्टार्ट किया था फिनॉल को। फिनॉल क्या होते थे आपके? फिनॉल होता था कि जब भी आपका बेंजीन रिंग पे क्या होगा, ये आपका बेंजीन रिंग है या फिनाइल रिंग बोल सकते हैं आप इसको, इसके ऊपर आपका क्या लग जाए, आपका OH लग जाए, है ना। एक हाइड्रोजन को हटा के आपने क्या कर दिया, OH सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आपका क्या है, फिनॉल हो गया। क्या हो गया, ये आपका क्या है, फिनॉल है। इसको हम कहते हैं फिनॉल, या फिर हम इसको कहते हैं क्या, कार्बोलिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, फिनॉल कहते हैं और क्या कहते हैं इसको, कार्बोलिक एसिड कहते हैं। दूसरी जो चीज हमने डिस्कस करी थी इसमें, वो क्या किया था, वो ये किया था कि एल्कोहल्स और फिनॉल्स का नॉर्मल हमने देखा था कि ये आपका एल्कोहल है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे आपका क्या, प्योरली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या है आपका, प्योरली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। वहीं दूसरी तरफ जो आपका फिनॉल है वो किस तरह का है, हमने जो जेनेटिक स्ट्रक्चर बना के देखा था प्रॉपर, कि यहाँ पे आपका क्या है, PDCH है। क्या है आपका, PDCH है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या है आपका, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, हमने इसका प्रॉपर जेनेटिक स्ट्रक्चर बना के देखा था। यानी बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या है, 1 से तो बड़ा है पक्की बात, और 2 के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच कहीं लाई करेगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, जाहिर सी बात है। यानी कि इसमें क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। क्या है आपका, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा, इस पे हम आएंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए जान लेते हैं क्या आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कंपेयर टू अल्कोहल। ठीक है, फिनॉल को आप कार्बोलिक एसिड भी कहते हो, इसका कॉमन नेम है। ठीक है, अब इस चैप्टर में कुछ कॉमन नेम की जिनको हमको जरूरत पड़ेगी, है ना, वो आपके कुछ इस तरीके से हैं कि जैसे आपके कॉमन नेम है, सबसे पहला तो है कि अगर आपका यहाँ पे OH है तो ऑब्वियसली IUPAC का भी नाम है, इसको कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं, फिनॉल या कार्बोलिक एसिड। लेकिन अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे आपका CHO है ना, ऑर्थो पोजीशन पे अगर CHO, आगे हमारा बहुत जरूरी कंपाउंड है, आगे काम आएगा हमें, इसको हम कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड। क्या कहते हैं आपका, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं इसको। ठीक है, इसको हम कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं। जाहिर सी बात है, फिनॉल में हमने कौन सा ग्रुप लगाया, हमने फिनॉल में लगाया एल्डिहाइड लगाया। क्या लगाया आपने, एल्डिहाइड लगाया, इसको हम कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ आपका फिनॉल में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, उसके बाद अगर आपने OH के बगल में जस्ट ऑर्थो पोजीशन पे अगर आपने COOH लगा दिया, ठीक है, तो इसका कॉमन नेम होता है आपका सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम होता है आपका, सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, यहां पे आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और कुछ कॉमन नेम देख लेते हैं। और आपके कॉमन नेम को अगर आप देखो, अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह का कुछ मिला हुआ है, यहाँ पे आपका फिनॉल है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ऐसे कोई ग्रुप लगा हुआ है, इस तरह करके रिप्रेजेंट किया हुआ कोई ग्रुप है, सपोज G, या हम आप ले लेते हैं CH3, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह का आपको मिल सकता है, बहुत रेयरली कहीं। इसका मतलब होता है कि ऑर्थो पे हो, चाहे मेटा पे हो, चाहे पैरा पे हो, कोई मतलब नहीं है। यानी कि इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, चाहे जहां भी हो, ऑर्थो पे हो, चाहे मेटा पे हो, चाहे पैरा पे हो। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, क्रिसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिसॉल कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर ये आपका ऑर्थो पे आता है, अगर आपका ऑर्थो पता OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे आता है, तो हम इसे कहते हैं ऑर्थो क्रिसॉल। क्या कहते हैं आपका, ऑर्थो क्रिसॉल कहते हैं। अगर यही आपका मेटा पे जाता है तो हम इसे कहते हैं मेटा क्रिसॉल। क्या कहते हैं आपका, मेटा क्रिसॉल कहते हैं। और यही आपका अगर पैरा पे जाता है तो हम इसे कहते हैं पैरा क्रिसॉल। सॉरी, ये आपका है मेटाक्रिसॉल और यहाँ पे आपका पैराक्रिसॉल। आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
मैं ही नोट कर देता हूं, आप लोग कई लोग ऐसे आलसी होते हैं कि मैं नहीं लिखूंगा तो आप भी नहीं लिखेंगे। पैराक्रिस्टॉल, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करो, ये तो हो गया आपका। उसके अलावा अगर आप इसकी बात करो तो ये आपका क्या है, अगर आपसे बोला जाए, सॉरी, अगर आपसे ये बोला जाए तो ये क्या है आपका, है ना, ये आपका होता है नेप्थलीन। क्या होता है आपका, नेप्थलीन होता है। क्या होता है आपका, नेप्थलीन होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे आपका OH लग जाए, यहां पे आपका OH लग जाए तो इसे कहते हैं नेप्थॉल। क्या कहते हैं आपका, नेप्थॉल कहते हैं, ठीक है। अगर यहां पे OH लग जाए तब भी इसको क्या कहते हैं, नेप्थॉल कहते हैं। लेकिन इनके नाम में थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप यहां देखो तो ये अल्फा पोजीशन होती है, बीटा पोजीशन होती है। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन होती है, बीटा पोजीशन होती है, अल्फा पोजीशन या बीटा पोजीशन, ठीक है। तो इसका नाम होता है आपका, इसका नाम होता है अल्फा नेप्थॉल। क्या होता है आपका, अल्फा नेप्थॉल। और इसका नाम होता है आपका बीटा नेप्थॉल। क्या होता है आपका, बीटा नेप्थॉल, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो, उसके अलावा अगर ऐसा ग्रुप है आपके पास, यहां पे आपका OH है और यहां पे आपका OH है, दो OH ग्रुप है, यानी OH के आर्थो पे एक OH है, तो उसको हम कहते हैं कैटेकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, कैटेकॉल कहते हैं, है ना। अगर आपका OH के रेस्पेक्ट में OH आपका मेटा पोजीशन पे हो तो इसे हम कहते हैं रिसोर्सिनॉल। क्या कहते हैं आपका, रिसोर्सिनॉल कहते हैं, ठीक है। अगर OH के रेस्पेक्ट में OH आपका पैरा पे हो तो इसे कहते हैं हाइड्रोक्विनोन। क्या कहते हैं आपका, हाइड्रोक्विनोन कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। तो ये जो भी आपके कॉमन नेम है, ये इसमें से आपका एक इंपॉर्टेंट है, क्रिसॉल वाला इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। आपका इंपॉर्टेंट है क्रिसॉल वाला। सैलिसिल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये इस तरफ वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे समझ लो कि ये जो लाइन के इधर वाले हैं वो कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है और लाइन के इधर वाले कॉमन नेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको एक बार तेजी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये वाले आपके इंपॉर्टेंट है, केवल इधर वाले इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज्यादा याद करने में आपको मुश्किल होती है तो आप चाहो तो इधर वालों को याद ना करो, बस एक बार देख लो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर बात करें फिनॉल को एज ए एसिड, कि फिनॉल एज ए एसिड किस तरह का है, तो बताइए फिनॉल एज ए एसिड किस तरह का है। वाटर से क्या होगा, वाटर के कंपैरिजन में इसकी एसिडिक कैरेक्टर क्या होगी, स्ट्रांग होगी, वीक होगी, क्या होगी। वाटर के, अगर वाटर से कंपेयर करें अल्कोहल से कंपेयर करते हैं, चलिए, ठीक है। अल्कोहल से कंपेयर करते हैं इसकी एसिड कैरेक्टर को, एसिडिक कैरेक्टर को, तो क्या होगा आपका फिनॉल एज एसिड, एज एन एसिड किस तरह का होता है आपका फिनॉल। फिनॉल आपका एज एन एसिड किस नेचर का होता है इसको देख सॉरी इसको देखते हैं। अगर आप फिनॉल को ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो फिनॉल बना लेते हैं हम इस तरीके से, ये आपका OH। अगर आप वाटर को ऑब्जर्व करो तो वाटर इस तरह का होता है और आपका अल्कोहल इस तरह का होता है, ठीक है, ROH। तो देखो, अगर आप तीनों को ऑब्जर्व करो, फिनॉल को, वाटर को और अल्कोहल को, तो तीनों किस तरह के होते हैं आपके, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन और ये भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन आपका यहां से रिलीज होगा तो फाइनली ये कन्वर्ट किसके होगा, इसके जो कॉन्जुगेट बेस होंगे, एसिडिक हाइड्रोजन निकलने के बाद जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो इस तरह का बनेगा, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो इस तरीके का बनेगा और इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, राइट, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, आपको अच्छे से मालूम है फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है आपका, फिनॉक्साइड आयन है। क्या है आपका, फिनॉक्साइड आयन है। और फिनॉक्साइड आयन जो है आपका वो आपका रेजोनेंस स्टेबल है। क्या है आपका, रेजोनेंस स्टेबल है, ठीक है। तो यहां से OH निकलने के बाद जो स्पीशीज बन रही है, यानी कि हाइड्रोजन निकालने के बाद जो स्पीशीज बन रही है, यानी फिनॉक्साइड आयन बन रही है, वो आपका क्या है, रेजोनेंस स्टेबल है। क्या है आपका, रेजोनेंस स्टेबल। तो रेजोनेंस स्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू देम। अगर आप हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन ना ही प्लस आई होता है ना ही प्लस एम होता है, कुछ भी नहीं होता, डिफरेंस मानते हैं ना इसको। लेकिन अगर आप R की बात करो तो R आपका क्या होता है, R आपका प्लस आई होता है और प्लस आई जो है एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, प्लस आई एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो देखिए तीनों को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां पे आपका H निकलने के बाद इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए रिंग है ना, इस रिंग को
है ना, इस रिंग के थ्रू रिजोनेंस होकर यहाँ का नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ना इसको प्लस आई दे रहा है ना माइनस आई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे R इसको क्या दे रहा है, प्लस आई दे रहा है, और प्लस आई एसिडिक कैरेक्टर घटाता है। तो कुछ देखो एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है, यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, और हाइड्रोजन आपका बीच में आ रहा है ना, और वाटर मॉलिक्यूल आपका कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो एसिडिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा। वाटर और एल्कोहल में एल्कोहल कम एसिडिक है ना, क्योंकि यहाँ पे R जो है वो क्या कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर घटा रहा है ना, प्लस आई लगा के एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वाटर का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू, ये सारी चीजें हमने जीओसी में अच्छे से पढ़ी है। फिनॉल एज एसिड वाला टॉपिक हमने जीओसी में बाकायदा पढ़ा हुआ है, ये आपका रिवीजन ही हो रहा है एक तरह से। ठीक है, एसिडिक वाला क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन हमने जीओसी में पढ़े हुए हैं जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर फिनॉल की बात करो तो वो ज्यादा एसिडिक है वाटर से, वाटर ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे आप, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू वाटर, और वाटर ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। ठीक है, चलिए और बात करेंगे आगे। अगर आप अल्कोहल में भी देखो तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का ऑर्डर क्या होना चाहिए। जाहिर सी बात है 3 डिग्री होगा तो प्लस आई ग्रुप ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक 3 डिग्री ले लें इस तरह का कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आई ग्रुप्स ज्यादा है। देखिए आप प्लस आई ग्रुप्स क्या है, खूब सारे हैं, यहाँ भी प्लस आई, यहाँ भी प्लस आई, यहाँ भी प्लस आई, तो प्लस आई इंक्रीज हो रहा है। प्लस आई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, एसिडिक कैरेक्टर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। एसिडिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होगा, और फाइनली 3 डिग्री का एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे कम होगा। तो अगर आप देखो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में, तो जो एसिडिक कैरेक्टर का आएगा ऑर्डर आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। यानी कि अगर आप ब्रॉड वे में लिखना चाहो तो फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर वाटर, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 3 डिग्री अल्कोहल, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर पे। जैसे कि आपसे बोला जाए, इधर लिख लेते हैं, है ना, कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर। क्वेश्चन लिखो, कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन लिखो, कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपका फिनॉल है और यहाँ पे आपका NO2। दूसरा है आपका यहाँ पे आपका फिनॉल है, यहाँ पे आपका OCH3। तीसरा है यहाँ पे आपका फिनॉल है, यहाँ पे आपका CH3, और चौथा आपका यहाँ पे आपका फिनॉल है और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप इसको कंपाउंड A मान लो, इसको आप B मान लो, इसको आप C मान लो, और इसको आप D मान लो। तो क्या ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, तो ऑर्डर होना चाहिए, यहाँ पे आपका ऑर्डर होना चाहिए। जाहिर सी बात है अगर आप NO2 को ऑब्जर्व करो। ठीक है, चलिए पहले और क्वेश्चन दे देता हूं, फिर आप एक साथ करिएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर सेकंड क्वेश्चन लिखिए। इसमें आपको एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करिए, है ना। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको साथ ही साथ अटेम्प्ट भी करते जाना इसको। चलिए इन 3 क्वेश्चन को करिए आप अटेम्प्ट पहले। ठीक है, तो अगर आप इन 3 क्वेश्चन की बात करो, एसिडिक कैरेक्टर की ऑर्डर देखा जाए तो यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ, आपका -M ग्रुप लगा हुआ। कौन सा ग्रुप लगा हुआ, आपका -M ग्रुप लगा हुआ। यहाँ पे आपका +M है, यहाँ पे आपका +H है, और यहाँ पे आपका कोई भी ग्रुप अटेम्प्ट नहीं है। तो आपको अच्छे से मालूम है कि +M जो है, -M ग्रुप क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है। उसके अलावा जो है कोई भी आपका -I -H इस तरह नहीं दिख रहा आपको, तो -M आपका हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर आपका हो जाएगा किसका, A का हो जाएगा। फिर आता है बात, अब देखो +M और +H वाले क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर घटाते हैं, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं। तो इन दोनों का एसिडिक कैरेक्टर कम होगा एज कंपेयर टू फिनॉल, क्योंकि फिनॉल में कोई ग्रुप नहीं लगा है। यार दुश्मनों के होने से अच्छा कोई कुछ ना हो, है ना। आप जिसको साथ रख रहे हो, है ना, वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे अच्छा तो कोई कुछ ना हो, है ना। अकेला रहना ज्यादा अच्छा है, कोई भी ग्रुप ना लगा हो ये ज्यादा अच्छा है। तो आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका आएगा D। ठीक है, फिर घटाने वाले दो, है ना, +M और +H।
ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है? मेसोमेरिक होता है। मेसोमेरिक ज्यादा इफेक्टिव होता है। मेसोमेरिक क्या होता है? हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला आता है। तो घटाने में भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा, प्लस एम आपका बहुत ज्यादा घटा देगा। तो बी और सी में आपका सी का एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपका बी। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर पहले का। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो, इधर लिख लेते हैं आंसर यार। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर हम, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इधर लिख लेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो तो देखो यहां पे क्या शो कर रहा है? यहां पे शो कर रहा है आपका प्लस एच और प्लस आई, राइट। यहां पे अगर आप बात करो तो मेटा पोजीशन पे ये प्लस एच नहीं शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा पोजीशन पे नहीं शो करते। यहां पे शो करेगा केवल क्या? आपका प्लस आई शो करेगा। यहां पे आपका प्लस एच और प्लस आई है या नहीं? और यहां पे आपका कुछ नहीं। इस एग्जांपल में तो दुश्मनों से भरा जमाना है हमारा, है ना। सारे दुश्मन है आपके, प्लस एच। उससे अच्छा तो अकेला रहना है। तो सबसे अच्छा एसिड आपका होगा डी, है ना। अब इधर आके देखो, दो जगह हमको प्लस एच दिख रहा है और प्लस आई दिख रहा है, यहां पे सिर्फ प्लस आई दिख रहा है। तो घटाने में हाइपर कॉन्जुगेशन आगे है ना। मेसोमेरिक के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन फिर इंडक्टिव। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों जगह ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर यहां एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा डिक्रीज हुआ तो उससे अच्छा तो आपका बी हुआ। तो फिर आएगा आपका बी, फिर आएगा आपका ए और सी, है ना। अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों जगह है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता नहीं है। तो दोनों जगह हाइपर कॉन्जुगेशन तो सेम होगा, लेकिन इंडक्टिव अगर दूर है तो वो कम होगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मेसोमेरिक इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मेसोमेरिक इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज, है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, है ना। जीओसी चैप्टर, है ना, क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में। तो ऑब्वियस सी बात है प्लस एच को तो हम यहां देखेंगे नहीं, हम किसके थ्रू जाएंगे? प्लस आई के थ्रू जाएंगे। अब प्लस आई जितना ही पास होगा उतना ही अच्छा होगा। तो प्लस आई क्या कर रहा है? एसिडिक कैरेक्टर घटा रहा है, जितना पास होगा उतना ही ज्यादा घटा देगा। तो सबसे कम हो जाएगा इसका और उसके पहले आएगा आपका ए। तो ए फिर सी। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस है ना। यहाँ पे बहुत आसान कर क्वेश्चन करवाने का कोई सेंस नहीं है। अगर आप देखो इनको देखो तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है आप बताओ? यहाँ पे शो कर रहा है आपका माइनस एम माइनस आई, यहाँ भी आपका माइनस आई शो कर रहा है, ठीक है। उसका कोई मतलब नहीं, माइनस एम को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे आपका क्या शो कर रहा है? आपका माइनस आई शो कर रहा है। यहाँ पे आपका शो कर रहा है आपका माइनस एम माइनस आई, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि माइनस एम वाले आपका क्या करते हैं? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। एसिडिक कैरेक्टर क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका NO2 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका NO2 लगा हुआ है, आपका क्या शो कर रहा है? आपका माइनस एम शो कर रहा है। और यहाँ भी आपका क्या शो कर रहा है? माइनस एम शो कर रहा है, ठीक है। तो दोनों जगह आपका क्या है? बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ भी आपका माइनस एम और यहाँ भी आपका माइनस एम, ठीक है। तो माइनस एम आपका क्या कह रहा है? माइनस एम कह रहा है कि भाई दोनों जगह आपका माइनस एम है, तो ऑर्थो एंड पैरा दोनों पे आपका क्या है? माइनस एम है। तो माइनस एम की वजह से आपका एसिडिक कैरेक्टर लगभग सेम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपका इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग आता है। क्या आता है आपका? इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। नोट कर लीजिए यहाँ पे क्या आता है आपका? सॉरी, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा आपका? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन क्या है? इसके साथ कंबाइंड है। हाइड्रोजन क्या है? इसके साथ आपका क्या है? कंबाइंड है। तो हाइड्रोजन अगर इसके साथ अटैच है तो ऑब्वियस सी बात है ये इतना अच्छा शो नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलो, तो ये आपका क्या होगा? इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो क्या शो कर रहा है आपका? इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन यहां से निकालना इतना आसान नहीं है। तो एसिडिक कैरेक्टर का अगर आप ऑर्डर लिखेंगे तो ए का सबसे ज्यादा होगा, फिर आएगा आपका बी का आएगा, सॉरी डी का आएगा, ठीक है। ए और डी में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ माइनस आई है, फिर आएगा आपका सी आएगा और फिर आएगा आपका कुछ नहीं, जो आपका है आपका बी में, तो आएगा ए डी सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे आपका कि किस तरीके से कोई भी किसी पर्टिकुलर बेस में आपका किस तरीके से है ना सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। आपका फिनॉल किसी बेस में सॉल्युबल है या नहीं, है ना। पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरह का। तो हम देखेंगे कि आपका फिनॉल किसी पर्टिकुलर बेस में सॉल्युबल है या नहीं, ये कैसे पता लगाएंगे, ठीक है।
तो जो अगला टॉपिक है हमारा, जो अगला आइटम है ना, वो है हमारा, ये इंपॉर्टेंट इस तरह से पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर बेस में सॉल्युबल है या नहीं, और जो पूछा जाता है उस तरह का क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बेस में सॉल्युबिलिटी की बातें, बेस में सॉल्युबिलिटी की बातें। कि किस तरीके से जो है आपका हम चेक करेंगे कि भाई फिनॉल किसी बेस में सॉल्युबल है या नहीं, फिनॉल किसी पर्टिकुलर बेस में सॉल्युबल है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेस में किस तरीके से सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर आप फिनॉल का रिएक्शन, ठीक है, अगर आप फिनॉल का रिएक्शन किसी पर्टिकुलर बेस में करवा रहे हैं, तो अगर उससे रिएक्ट कर रहा है मतलब उसके साथ सॉल्युबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ करवा रहे हैं, आपका ये बेस है, ठीक है, और ये आपका क्या है, एसिड है, तो अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, फिनॉक्साइड बन जाएगा। देखिए आपका क्या होगा, जो एसिड है वो क्या देगा आपका H+ देगा, और जो बेस है आपका OH- देगा। ठीक है, और यहां क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, आपका वाटर बना लेंगे। तो अगर आप इसकी बात करो कि फिनॉल NaOH में सॉल्युबल है या नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा। अब देखिए फिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड है या वाटर ज्यादा अच्छा एसिड है ना, यहां ये एसिड है ना, फिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड है या वाटर ज्यादा अच्छा एसिड है, ऑब्वियसली फिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड, अभी हमने पढ़ा था। तो देखो ज्यादा अच्छा एसिड अगर कम अच्छा एसिड बना रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर A से B जा रहा है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं ये है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता और ये वीक एसिड होता तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाती। क्यों बैकवर्ड जाती, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत जल्दी से, स्ट्रॉन्ग एसिड का नेचर क्या हो, H+ आसानी से दे दे, वीक एसिड के पास पेशेंस है, वो रुका रहेगा, वो H+ उतना इजीली नहीं देगा, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड चाहेगा रिएक्शन क्या हो, हम H+ आसानी से दे दें। तो जब भी आपका स्ट्रॉन्ग से वीक बन रहा हो एसिड में, तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी रखती है। तो यहां पे आपका एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहां पे जो एसिड बन रहा है आपका वो बन रहा है वही वीक एसिड, तो ऑब्वियसली रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। तो हम यहां से एक बात कह सकते हैं कि फिनॉल जो है, फिनॉल इज सॉल्युबल इन NaOH, राइट, NaOH में जो सॉल्युबल है, पक्की बात है। लेकिन क्वेश्चन NaOH का नहीं आता है, क्वेश्चन आता है जनरली NaHCO3 का। किसका आता है आपका, NaHCO3 का आता है कि NaHCO3 में किसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ करवाओगे, सॉरी NaHCO3 के साथ करवाओगे, तो ये आपका बन जाएगा फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, और बनेगा आपका H2CO3। क्या बनेगा आपका, H2CO3 बनेगा। ठीक है, अब यहां पे जो एसिड बना वो आपका कार्बोनिक एसिड, क्या है आपका कार्बोनिक एसिड, और यहां पे जो एसिड है वो है आपका फिनॉल। तो यानी कि मोर और लेस जो बेस में सॉल्युबिलिटी की बातें हैं वो पूरी तरह से डिपेंड कर रही है कि इधर कौन सा एसिड बन रहा है और इधर कौन सा एसिड है। ठीक है, इधर एसिड हमने माना 1, हमने ये मान लिया एसिड 1, और ये हमारा एसिड 2। ठीक है, तो अगर हम चाह रहे हैं ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाए तो कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इधर वाला। स्ट्रॉन्ग से वीक साइड जाएगा, स्ट्रॉन्ग की तो इच्छा भाई तुरंत H+ दे दे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपका वीक एसिड बनाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप चाहते हो सॉल्युबल हो, है ना, अगर आप चाहते हो, है ना, कि ये जो है आपका एसिड किसी पर्टिकुलर बेस में सॉल्युबल हो, है ना, जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं कि अगर आपका एसिड 1 है वो किसी बेस से रिएक्ट कर रहा है ना, ठीक है, तो आपका क्या बना रहा है, मान लीजिए एसिड 2 बना रहा है और आपका बेस बना रहा है, बेस 1 मान लीजिए, इसको बेस 2 मान लीजिए। ठीक है, कंजुगेट बनते हैं आपको मालूम है, एसिड 1 एसिड 2, है ना। तो अगर ये रिएक्शन आप चाह रहे हो कि फॉरवर्ड जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, एसिड 1 शुड बी स्ट्रॉन्गर देन एसिड 2। एसिड 1 जो है एसिड 2 से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, राइट यार, ऑब्वियस सी बात है। अगर एसिड 1 स्ट्रॉन्गर हुआ एसिड 2 से तभी ये रिएक्शन आगे जाएगी, है या नहीं। यानी कि कुल मिला के हमारा डिस्कशन इस चीज पे डिपेंड करता है कि अगर हम चाह रहे हैं कि NaHCO3 में कोई एसिड सॉल्युबल है, हमने कोई एसिड लिया वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा और H2CO3 बनाएगा, तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी इस बात पे कि H2CO3 स्ट्रॉन्ग है या ये स्ट्रॉन्ग है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और ये एसिड जो है इसमें सॉल्युबल होगा। अगर ये वीक एसिड हुआ इसके कंपैरिजन में
तो ये रिएक्शन नहीं आगे जाएगी। तो ऐसा ही होता है इस केस में। तो ये एसिडिक कैरेक्टर, इनमें तो कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। अगर आप देखो तो कंपैरिजन का इनमें तो कोई उम्मीद है नहीं, यानी कि हमको पता होना चाहिए पी के वैल्यू, और पी के वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, तो आपको मालूम तो नहीं होगा, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि कौन कौन सा एसिड है। तो ये एसिड फॉरवर्ड नहीं जाता, ये आपका नहीं बनता, यानी कि फिनॉल जो है NaCO3 में सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि फिनॉल एक वीक एसिड है एज कंपेयर टू H2CO3, तो इस रिएक्शन के बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो चलिए मैं लिखवा देता हूं आपको, जो आपका फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल है, यानी कि ये क्या है आपका अच्छा एसिड नहीं है H2CO3 से, H2CO3 बेटर एसिड है, ठीक है। इसको अच्छा एसिड कैसे बना सकते हैं? इसको अच्छा एसिड बना सकते हैं अगर हम इसको एक पोजीशन पे NO2 लगा दें। क्या कर दें? एक पोजीशन पे NO2 लगा दें। अब ये कंपैरेटिवली बेटर एसिड हो गया, है ना। अगर अभी भी ये कंपैरेटिवली क्या बेटर एसिड हो गया, इसके कंपैरिजन में तो ये बेटर एसिड है, क्योंकि यहाँ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है आपका, -I ग्रुप लग गया, -I और -M ग्रुप लग गया, तो ये क्या होना चाहिए आपका बेटर एसिड होना चाहिए। तो बेटर एसिड है ये, इसके कंपैरिजन में बेटर है, लेकिन अभी भी ये क्या है H2CO3 से क्या है कम एसिडिक है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए फिनॉल है ना, फिनॉल NaHCO3 में सॉल्युबल है क्या, तो फिनॉल का अगर NaHCO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा और ये बनेगा, ये इससे अच्छा एसिड है, ये बेटर एसिड है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, यानी सॉल्युबल नहीं होगा। ये भी बुरा एसिड है, ये भी वीक एसिड है, तो अगर इसका रिएक्शन NaHCO3 के साथ कराओगे तो H2CO3 बनेगा, कोई फायदा नहीं है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो सॉल्युबल नहीं होगा, है ना। तो याद रखें कि ये जो दोनों हैं ये दोनों वीक हैं, ठीक है। तो आपके सॉल्युबिलिटी के लिए अच्छा एसिड होना चाहिए, तो ये दोनों क्या होंगे आपके इनसॉल्युबल होंगे। क्या होंगे आपके इनसॉल्युबल इन NaHCO3 होंगे, इनसॉल्युबल इन NaHCO3 होंगे। और इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि पीके वैल्यू आपको दे, अगर पीके वैल्यू देता है तो बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन है। पीके वैल्यू अराउंड H2CO3 की आपकी 5.6 के आसपास होती है, ठीक है। लेकिन देगा तो ठीक है, अदरवाइज याद रखो कि इन दोनों की, है ना, H2CO3 की अराउंड 5.6 होती है, 7.3 5.6 होती है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। वैसे भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये देना चाहिए एग्जाम में, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि फिनॉल जो है वो वीक एसिड एज कंपेयर टू H2CO3, और ये भी आपका वीक एसिड एज कंपेयर टू H2CO3, तो ये दोनों आपके NaHCO3 में सॉल्युबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इसकी बात करो, अगर आपने दो पोजीशन पे NO2 लगा दिया, अगर आपने दो पोजीशन पे NO2 लगा दिया तो ये अच्छा एसिड है एज कंपेयर टू H2CO3, है ना। तीन पोजीशन पे लगा दिया तो बल्ले बल्ले, अगर तीनों पे लगा दिया यानी पिक्रिक एसिड, अगर आप तीनों पे लगा देते हो तो इसको हम क्या कहते हैं पिक्रिक एसिड कहते हैं, याद हो आपको, तो इसको हम क्या कहते हैं पिक्रिक एसिड कहते हैं, है ना। अगर आपने तीनों पे OH लगा दिया तो ये अच्छा एसिड होता है H2CO3 से, तीनों पे लगा दिया तो बल्ले बल्ले, तो ये दोनों अच्छे एसिड है। तो अगर इनका NaHCO3 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि H2CO3 जो बन रहा है वो वीक एसिड होगा एज कंपेयर टू देम, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे सॉल्युबल इन NaHCO3 होंगे। क्या होंगे आपका सॉल्युबल इन NaHCO3 होंगे। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा हो पहले आपके 11th क्लास में जो आपसे तो एक क्वेश्चन भी आया था, तो पिक्रिक एसिड होता है वो एसिटिक एसिड से भी अच्छा एसिड होता है। आमतौर पे जो COOH वाले ग्रुप होते हैं, COOH ग्रुप जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है OH ग्रुप से, है ना। फिनॉल से तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है ना यार, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत अच्छा एसिड है ना। यानी कि यहां से जो H+ निकलता है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू आपका फिनॉल के। लेकिन पिक्रिक एसिड जो होता है, इतने सारे NO2 -M ग्रुप लगे होने की वजह से जो पिक्रिक एसिड होता है वो आपका CH3COOH यानी एसिडिक एसिड से ज्यादा अच्छा एसिड होता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको आप एक बार नोट करिए, ठीक है। अब हम आते हैं प्रिपरेशन पे कि भाई हम इसको बनाएंगे कैसे, फिनॉल को हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। लिखिए आप प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, और जैसे ये टॉपिक हम लिखेंगे आगे हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि पहले हमने फिनॉल कभी बनाया है, अगर बनाया है तो क्यों यहां नहीं बना सकते। तो पहले हम वो मेथड्स पढ़ते हैं जो हमने पहले किया हुआ है, फिर हम आगे न्यू मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिनॉल हमने बनाया है क्या पहले, तो हम उस पर आते हैं पहले कि फिनॉल हमने बनाया होगा अगर, तो हम बनाएंगे यहां पे। चलिए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है।
फिनॉल की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम उन मेथड्स को पढ़ते हैं जो मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि आपका क्लोरोबेंजीन जो है वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं होता। आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, फिनाइल कटायन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, कार्बन जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है और बेंजीन रिंग आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल को देख के भाई तौबा तौबा बाय बाय कर देता है, ठीक है ना। लेकिन आपको मैंने बताया था कि अगर बहुत हाई टेम्परेचर ले लीजिए, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर ले लिया जाए, याद आ रहा आपको 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटीएम प्रेशर, फिर आपका बाद में हाइड्रोलिसिस करवा दिया गया तो आपका क्या बन जाता है, आपका यहाँ पे Cl हट के क्या लग जाता है, आपका OH लग जाता है। क्या लग जाता है? आपका OH लग जाता है। याद आना चाहिए, ये पहले कर रखा है या नहीं? ऐसा होता है। चलिए, आपका Cl हटता है, OH आ जाता है, अच्छे से बताया था। और ये भी बताया था साथ में कि अगर हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो हमारे, अगर हमने ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, इन पोजीशन पे माइनस एन ग्रुप लगा दिया है ना, माइनस एन ग्रुप लगा दिया, फॉर एग्जांपल NO2, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। याद होना चाहिए आपको, इतना तो याद है या नहीं? तो फॉर एग्जांपल अगर आपने लिया इस तरह का कुछ लिया होता तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसके, इसके, ठीक है। क्योंकि NO2 ग्रुप यहां 3 जगह लगा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है किसके, एज कंपेयर टू किसके, इसके, है ना। और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डायरेक्ट Cl की। तो यहां पे रिएक्टिविटी आपकी लेस है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगर NO2 आ रहा है तो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये आपकी लीस्ट रिएक्टिव है इसके लिए, इसीलिए तो हमने बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम डॉज प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉज प्रोसेस कहते हैं, है ना। कुछ अंतर नहीं है, मैं बताता हूं आपको। अगर सिर्फ ऐसा कर दिया जैसा दिया हुआ है तो इसको हम तौर पर डॉज प्रोसेस नहीं कहते हैं। अगर इसके साथ हमने कॉपर और फेरस का कैटालिस्ट ले लिया, क्या ले लिया आपने, कॉपर फेरस कैटालिस्ट, कई बार ये मेंशन नहीं होता, बहुत सारे बुक में मेंशन नहीं होता, लेकिन ये मेंशन करना चाहिए। इसके साथ कॉपर एंड फेरस का कैटालिस्ट भी यूज होता है बहुत बार, तो हमसे कहते हैं डॉज प्रोसेस। क्या कहते हैं? डॉज प्रोसेस कहते हैं। बहुत ज्यादा नाम हमको मत जाए, डॉज प्रोसेस कहते हैं, DOWS, डॉज प्रोसेस, डॉज प्रोसेस, डॉज प्रोसेस, जो भी कहते हो। कॉपर फेरस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो इसे हम कहते हैं डॉज प्रोसेस। क्या कहते हैं? डॉज प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमको अच्छे से मालूम है, कुछ अंतर नहीं, कुछ डिफरेंस नहीं है ना। अगर सेम हमने क्या कर लिया, हमने कुछ ऐसा लिया, बेंजीन लिया, ठीक है, बेंजीन लिया, बेंजीन का हमने सल्फोनेशन करवाया। क्या करवाया हमने? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया, बेंजीन का सल्फोनेशन होगा, सल्फोनेशन हुआ तो यहां पे आ गया आपको SO3H, ठीक है, SO3H आया आपका, ठीक है। इसका आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे, इसका आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो बाद में H+, पहले NaOH और बाद में H+, बिल्कुल सेम, पहले NaOH और बाद में H+, तो होगा कुछ नहीं। जैसे ये लिविंग ग्रुप के रास्ते जा रहा था वैसे ही आपका लिविंग ग्रुप ये वाला है और ये हटेगा और यहाँ पे आके OH लग जाएगा, एज इट इज आपका OH आके लग जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, एज ए लिविंग ग्रुप हम SO3H को भी लेते हैं। SO3H अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप आप कुछ भी ले सकते हो, उस जगह पे क्लोरीन की जगह पे, वहां क्लोरीन था, यहाँ पे SO3H था। अच्छा, कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। अब बहुत जगह ये रिएक्शन ऐसे ना लिख करके, ठीक है, अब बेसिक हम बात कर लेते हैं जिससे हमारा दिमाग थोड़ा सा और खुले, कि बहुत जगह ये रिएक्शन ऐसे ना लिख करके डायरेक्टली ऐसे लिखा होता है। देखिए SO3 Na+, और फिर कराते हैं NaOH, यही सेम रिएक्शन ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते हैं, पहले NaOH से और बाद में H+ से, तो आपका बन जाता है OH बन जाता है। तो ऐसा लिखने का लॉजिक क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये एसिड है आपका, ये एसिड है। अगर ये बेसिक मीडियम में जाएगा तो डेफिनेट सी बात है, पहले तो एसिड बेस रिएक्शन ही होगी ना, बिना कुछ कहे सुने, पहले तो एसिड बेस रिएक्शन ही होगी सबसे पहले तो ये तुरंत ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जो आगे रिएक्शन होनी रहेगी वो होगी। पहले तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, फिर ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में आएगा। तो कई जगह ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, फॉर एग्जांपल NCERT में इस तरीके का होगा और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में इस तरीके का होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। चलिए, अच्छा, दोनों जगह यहां पर भी और यहां पर भी हमने H+ लिया है बाद में, उसका रीजन क्या है? क्योंकि जैसे देखिए हमने कहा भाई कि यहां से OH यहां पे जाएगा और सब्स्टिट्यूट कर देगा, राइट। हमने यहां पर भी H+ लिया और यहां पर भी H+ लिया है,
दोनों जगह यहाँ से OH जाएगा और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा और फिनॉल बना लेगा, तो H प्लस लेने की जरूरत क्या है ना। पहली चीज तो मैंने आपको ये समझाई कि ये रिएक्शन इसके बजाय ये ऐसे भी लिखी रहती है, क्यों? क्योंकि SO3H को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर NaOH में है तो, क्योंकि NaOH इसके साथ रिएक्ट करके इसको एसिड बेस में कन्वर्ट कर देगा। अब इन दोनों रिएक्शन में मैंने H प्लस भी लिया है, इसका लॉजिक क्या हो सकता है? सीधी सी बात है, H प्लस लेने का लॉजिक ये हुआ कि देखो फिनॉल बनने को तो ऊपर से ही बन जाएगा, NaOH से ही बन जाएगा, ये लिविंग ग्रुप आपका हटेगा और OH आके लग जाएगा, ये लिविंग ग्रुप आपका हटेगा OH आके लग जाएगा, तो H प्लस लेने की जरूरत क्या है? इसलिए है क्योंकि जैसे ही आपका फिनॉल बनेगा, मीडियम तो आपका बेसिक ही है, मीडियम अभी भी आपका क्या है? बेसिक है। यहाँ भी आपका मीडियम बेसिक है और यहाँ भी आपका मीडियम बेसिक है। बेसिक मीडियम में ये सारी चीजें आप नोट करते रहे। बेसिक मीडियम में क्या होगा कि अगर ये फिनॉल बना भी है ना, NaOH की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बनेगा तो फिनॉल पहले स्टेप से, यहाँ भी आपके पहले स्टेप में फिनॉल बन जाएगा, यहाँ भी आपके पहले स्टेप में फिनॉल बन जाएगा। लेकिन H प्लस लिया है क्यों? क्योंकि बाद में इसको हम क्या कर सके, यहाँ पे H प्लस सब्स्टिट्यूट करा सके। क्या करें? आपका H प्लस जो है सब्स्टिट्यूट करा सके, क्योंकि बेसिक मीडियम में तो आपका फिनॉल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका O माइनस आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अच्छे से लॉजिक समझने के लिए जरूरी था। तो ये दोनों चीजें आप नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए हम अभी भी और भी मेथड्स पढ़े हुए हैं, सोचने की कोशिश करिए। फिनॉल और हमने कहाँ बनाया है? और भी जगह हमने बनाया है फिनॉल यार, है ना। बेइज्जती नहीं कराना है, बताना है। चलिए शाबाश, और कहाँ बनाया हमने फिनॉल? यार बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड वगैरह का नाम सुना है? ऑल्दो एमाइंस में पढ़ाएंगे, लेकिन बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड से हम बना सकते हैं कि नहीं फिनॉल? डेफिनेटली बना सकते हैं। ठीक है, आपको पहले बताया भाई कि बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड से बना सकते हैं। जो तीसरा मेथड है हमारा वो है फ्रॉम बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड। तो हमने एक बेंजीन लिया, वहां पे हमने लगाया यहाँ पे N2+ और Cl-, ये आपका बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइअमोनियम सॉल्ट है। मैंने बताया था इसका यूज ही क्या है। ये आपका दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्या है? आपका दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप। आता ही जाने के लिए, तो अगर यहां से जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, उसके पहले कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहिए। तो अगर हमको फिनॉल बनाना है, यानी यहाँ OH सब्स्टिट्यूट कराना है, क्या कराना है? OH का सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो हमें OH वाला लेना भी पड़ेगा। तो हम यहाँ अगर वाटर ले लें, क्या ले लें? वाटर ले लें, तो वाटर आपका OH ही तो देता है। वाटर के प्रेजेंस में इसको क्या करा दे? हीट कर ले। इस तरह लिखा हुआ मिल सकता है, या आप इसको लिख दिखा मिल सकता है, आपको H2O वार्म करके लिखा मिल सकता है। ठीक है, आपको बॉइलिंग वाटर और 50 चीजें लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली H2O यहाँ जाएगा और सब्स्टिट्यूट होकर क्या बनाएगा? आपका फिनॉल बना लेगा। कोई दिक्कत? अरे यार यहां से हटेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, फाइनली H प्लस लीव करेगा, है ना। आप देखिए, अगर यहां से N2+ हटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वाटर यहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ से H+ क्या करेगा? लीव कर जाएगा। वाटर वैसे भी आपका क्या देता है? कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता है? आपका OH देता है। ठीक है, तो वाटर से आपका OH यहाँ पे आके क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट हो गया। तो बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड से भी हम आराम से बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये दोबारा रिपीट होगी कहां पे? दोबारा रिपीट होगी एमाइंस चैप्टर में, और पक्के से रिपीट होगी, डोंट वरी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बताइए और क्या कर सकते हैं, और कौन सा मेथड है आपके प्रिपरेशन का? ठीक है देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट मेथड है हमारा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये क्या होता है? फोर्थ है आपका सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। यार इसका नाम आपने पहले सुना है, कहां सुना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहा हूं, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कहां सुना आपने? इसका नाम आपने सुना है हाइड्रोकार्बन्स में। कहां सुना आपने? हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना उनको मैं बता देता हूं। एक्चुअली ऐसा होता है कि वैसे तो आपको सुना होना चाहिए, अब तक आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया होगा कि भाई हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं। नॉर्मल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है, उसका रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH में, कैल्शियम ऑक्साइड में, और हीट कर देते हैं, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन इसी को कहते हैं। तो इस रिएक्शन के बाद होता क्या है? यहां से आपका CO2 गैस निकल जाता है। क्या होता है? आपका CO2 गैस निकल जाता है और फाइनली बनता है क्या? आपका RH बनता है और बनता है आपका CO2 बनता है, एल्केन बनता है और CO2 बनता है। ठीक है, अब इस मेथड से अच्छा एक बात बताओ, किसी किसी बुक में आपको ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा,
RCOO माइनस Na प्लस, कोई दिक्कत है इससे? बेसिकली नहीं, क्योंकि अब आपको अच्छे से पता है, ठीक है, कि अगर आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH में लोगे तो सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और ये बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी बुक में ऐसे ना देने की बजाय ऐसा दे देता है, तो उससे कोई टेंशन नहीं लेने का, बात वही है, ठीक है। तो इससे तो हमको बन नहीं रहा फिनॉल। तो फिनॉल बनता कैसे? फिनॉल बनता है इस तरीके से कि अगर आपने कुछ इस तरह का ले लिया, सैलिसिलिक एसिड ले लिया, सैलिसिलिक एसिड ले लिया, उसका रिएक्शन आपने इससे करवाया, तो क्या होगा आपका, यहां से CO2 रिमूव होगा। क्या होगा आपका, यहां से CO2 रिमूव होगा और फाइनली हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऐसे ही रह जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल। यानी कि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से भी आपका क्या बन रहा है, फिनॉल बन रहा है, ठीक है। चलिए, ये ऐसे ना देने की बजाय, ऐसे ना देने के बजाय इस तरह भी दे सकता था, देखो इस तरह भी दे सकता था, तब भी आपका क्या बनेगा, फिनॉल ही बनेगा। मेरे हिसाब से अभी बात दोबारा नहीं बतानी पड़ेगी आपको, यहां पे क्या आ जाएगा आपका, फिनॉल आ जाएगा, राइट। चलिए, तो ये हो गया। हमारा नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है जो हम पढ़ाने वाले हैं। इसके आगे 5वां नंबर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखना, जिसपे आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक पे। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से कैसे बनाएंगे, अब क्यूमीन क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, क्यूमीन क्या होता है उसको देखते हैं। क्यूमीन से कैसे बनेगा ये, क्यूमीन से बनेगा आपका इस तरह होगा रिएक्शन। क्यूमीन आपका इस तरह का कंपाउंड है, ये आपका क्या है, क्यूमीन है। अगर आपने बेंजीन पे इस तरह का लगा दिया है ना, आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, आपको इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये आपका क्या है, क्यूमीन है, ठीक है। क्यूमीन का रिएक्शन पहले हम कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है सनलाइट के प्रेजेंस में कराते हैं, तो आपका क्या बनता है, आपका बन जाता है इस तरह का कुछ। देखिए मोर और लेस रिएक्शन कैसे उसको दिखाता हूं मैं। इन दोनों के बीच आपका O2 आ जाता है, हाइड्रोजन के बीच आ जाता है, तो आपका इस तरह का रिएक्शन बन जाता है, ठीक है। और यहां पर आ जाता है आपका CH3 और यहां पर आ जाता है आपका CH3। फाइनली होता क्या है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में होता ये कि ये आपका निकल जाता है यहां से एसीटोन के फॉर्म में। कैसे निकल जाता है, एसीटोन के, और जो बचा हुआ ग्रुप है वो निकल जाता है कैसे, आपका फिनॉल के फॉर्म में, ठीक है। ये तो आपको रटने का तरीका होगा, कैसे याद करेंगे, क्योंकि अगर ये याद रहा ना तो याद रहने की बेसिस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। हाइड्रोलिसिस करवाते हैं आप इसका, और बनता क्या है, एक तो आपका फिनॉल बनता है, ठीक है, और दूसरा इसका बाई प्रोडक्ट। हम बाई प्रोडक्ट जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस में नहीं लिखते, लेकिन यहां लिखेंगे क्योंकि यहां का बाई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बनता है आपका, एसीटोन बनता है। क्या बनता है आपका, एसीटोन बनता है। पहली चीज आपकी बनी फिनॉल और दूसरी चीज बनी आपकी एसीटोन बनी। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सीरीज रिएक्शन वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो हम बात ये कर लिए भाई कि आपका इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसका मैकेनिज्म पता हो कि नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत ज्यादा लेंथी है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका मैकेनिज्म वैसे तो, क्योंकि पढ़ाना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका मैकेनिज्म याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस रिएक्शन को याद रखना। तो याद रखने का तरीका ये कि यहां पे आपने O2 कराया तो हाइड्रोजन के बीच में दोनों O2 आ गया, देखो, ठीक है। और फाइनली यहां से आपका एसीटोन निकला और यहां से फिनॉल, हाइड्रोलिसिस करवाने पे ये बन गया आपका। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। ये बाई प्रोडक्ट है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं रिएक्शन होती कैसे, ये याद करने का तरीका हो गया। अब देखते हैं रिएक्शन होती कैसे, मैकेनिज्म इसका, ठीक है। मैकेनिज्म अगर देखें आप तो देखो यार, लाइट प्रेजेंट है, यानी कि होमवर्क देखो रटना जरूरी नहीं है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना भाई, नॉट इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रटना जरूरी नहीं, आप यहां इसको याद रखो क्योंकि ये एकमात्र रिएक्शन है, इसके मैकेनिज्म कोई यूज है नहीं, क्योंकि क्यूमीन को छोड़ के आप कुछ लेने वाले नहीं है। इसको आप क्यूमीन भी कहते हो, इसका कॉमन नेम है क्यूमीन, तो याद रखेंगे इसका कॉमन नेम आपका क्यूमीन, ठीक है। क्यूमीन से बनता है आपका फिनॉल और एसीटोन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म देखना, लेंथी है काफी, एकदम से इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, लेकिन देखिए कैसे होता है। अगर आपका लाइट प्रेजेंट है,
ठीक है, अच्छा लगे तो देखना, वरना आप एक टाइम के बाद छोड़ देना। लाइट प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका CH3 है। आपका लाइट ऑब्वियसली इसके ऊपर आएगा, लाइट आएगा तो आपका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यहाँ पे हुआ होमोलिटिक क्लीवेज, यहाँ पे हुआ होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। फ्री रेडिकल जनरेट होगा यहाँ भी, यहाँ भी। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे भी लाइट पड़ेगी, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल जनरेट होगा और यहाँ भी फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो होगा क्या, होगा ये कि जो कार्बन का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है उसके साथ इस ऑक्सीजन वाला फ्री रेडिकल कंबाइन होगा। ध्यान समझिए किस तरह कन्वर्ट हुआ होगा, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा, ये कन्वर्ट हुआ होगा इस तरीके से, देखिए यहां पे आएगा आपका फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में आ रहा है आपका ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसके फ्री रेडिकल के साथ ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल कंबाइन हुआ और ये इस तरह का बना लेगा, राइट, ठीक है। इतना तक तो मुझे अच्छे समझ में आ रहा है कि ये दोनों ऑक्सीजन बेसिकली इंसर्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास है H+, और जब भी H+ आता है वो H+ क्या करता है आपका अटैक करेगा, ठीक है। H+ क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे, तो होगा आपका प्रोटोनेशन। क्या होगा आपका प्रोटोनेशन। मैकेनिज्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो ध्यान रखिए, चाहे तो आप इसको भूल जाइए, ठीक है। तो आपका CH3, यहाँ पे आएगा आपका CH3, यहाँ पे आएगा आपका फिनॉल और यहाँ पे आएगा आपका OOHN, यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये वाला स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको मतलब ऐसे लगेगा ऐसे तो कैसे हो गया, बट होता यही है, सारी बुक्स ने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि अब आपका यहाँ ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, ये आपका बेटर लिविंग ग्रुप है। ये आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और यहाँ से गलती मारेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से ले जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं है जितना कार्बन पे, आपको मालूम है। तो जाहिर सी बात होगा क्या, है ना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं है ना। चलिए आगे देख लेंगे इसको, ठीक है। यहां पे आते हैं, ठीक है। अब ये लीव किया, अब अगर ये लीव किया तो ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, है ना, ये लीव करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इतना स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको पता है यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन रीअरेंजमेंट के लिए आपके पास प्रेजेंट क्या क्या है, यहाँ पे आपका मिथाइल, यहाँ पे आपका फिनाइल और मिथाइल और यहाँ पे आपका फिनाइल। इन तीनों में अच्छा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका है, फिनाइल का, ऑब्वियसली किसका है, फिनाइल का है। तो फिनाइल आपका माइग्रेट होकर यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि इस ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, ध्यान समझिएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो स्टेबल नहीं था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया अपना, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, रीअरेंजमेंट होगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और ये फिनाइल रिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और फिनाइल रिंग यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली ये दिखने में कैसा होगा, इसको देखिए, ये दिखने में होगा आपका CH3C पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन और यहाँ पे आ जाएगा आपका फिनॉल, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा फिनाइल रिंग। जाहिर सी बात है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ लेके जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ इतना स्टेबल नहीं है जितना यहाँ होगा, तो ये फिनाइल शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा और इस तरह का दिखेगा। और आप थोड़ा और सुंदर दिखाना चाहते हैं, अच्छे से लॉजिकल दिखना चाहते हैं, तो इस फिनाइल को यहाँ कर लीजिए, नो डाउट, ठीक है। अब होगा क्या, हमारे पास वाटर अभी भी अवेलेबल है, वाटर मॉलिक्यूल को इसको देख के दया आएगी। थोड़ा सा लेंदी है यार, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ऐसा ही है तो हमको पढ़ना भी ऐसा ही है। अब इसको छोटा तो मैं बना नहीं सकता, ठीक है, लेकिन याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये OH यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, ये OH यहाँ पे अटैक करेगा, तो देखिए इसकी शक्ल किस तरह की हो जाएगी, उस पर देखते हैं। ये हो जाएगा आपका CH3C, यहाँ पे आ जाएगा आपका OH पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा आपका O और यहाँ पे आ जाएगा आपका फिनाइल रिंग। आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना अच्छा नहीं स्टेबल है, तो ये हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा और H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा, H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। तो एक इसमें कन्वर्ट आएगा, देखिए CH3C, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आएगा O और यहाँ पे आएगा इस तरीके का, ठीक है। अब ये फिर से प्रोटोनेट होगा, है ना, H+ इस पे आके फिर से अटैक करेगा, ठीक है। अगर ये फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा तो फाइनली कन्वर्ट किस में होगा, थोड़ा सा लंबा है ना, लेकिन है ऐसा ही, तो इस तरीके से हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आपको अच्छे से मालूम है, इस OH को हम थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं। अब आपको अच्छे से मालूम है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है नहीं, तो ये वाला ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको फिनॉल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, फिनॉल। तो देखिए किस तरह से कन्वर्ट हो गए, यहाँ से मिलेगा आपको फिनॉल, एक तो आपको मिल गया फिनॉल जो हमको बनाना था, क्या मिल गया अपने को, फिनॉल मिल गया, ठीक है, फिनॉल मिल गया।
और दूसरी चीज अपने को क्या मिली, दूसरी चीज मिली हमको कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर चलेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या है, वो देख के पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये दिखने में किस तरह होगा आपका CH3 CH3, यहां पे जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे जाएगा हाइड्रोजन और यहां पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फाइनली जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको ये दोनों जो है, ये हाइड्रोजन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन देगा और फाइनली निकल जाएगा H+ निकल जाएगा। H+ एंट्री मारा और H+ निकल गया, कैटलिस्ट ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एसीटोन, क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। देखिए मैकेनिज्म लेंथी जरूर है, लेकिन मैकेनिज्म एज इट इज विद लॉजिक ऐसा ही है जैसा आपको भी बताया गया। तो ये थोड़ा सा लंबा है, इसको आप कायदे से एक बार नोट कर लीजिए, एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, याद करें ना करें लेकिन पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। ये आपका क्यूमीन से फिनॉल बनाने का मेथड है, ठीक है। तो चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ढंग सा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले, किस तरह का आपको मिल सकता है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है, उस पर हम बात करेंगे कि चलिए देखते हैं हम इस पे कुछ क्वेश्चन करके। हमने क्या किया, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से हमने कराया रिएक्शन CH3 CH2 CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रा ClCl3, आपका बन रहा है A, ठीक है। A का रिएक्शन हो रहा है आपका, A का रिएक्शन हमने कराया O2 इन प्रेजेंस ऑफ H, आपका बन रहा है बी का रिएक्शन हमने कराया, पहले हाइड्रोलिसिस करवाया और बाद में हमने कहा H2O कराया, ठीक है। फिर आपका बन रहा है C और D, है ना। आपका D के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि D जो है वो क्या है, आपका नेल पॉलिश रिमूवर में यूज होता है। किसमें यूज होता है, आपका नेल पॉलिश रिमूवर में। आपको पता है ना एसीटोन जो है नेल पॉलिश रिमूवर में यूज होता है। फिर D का रिएक्शन आपको D दिया हुआ है, D का रिएक्शन आपको दिया है, D का कह रहा है, D का रिएक्शन करवा रहे हैं हम CH3MgBr से, ठीक है, CH3MgBr से और H+ है ना। बाद में आप इसको क्या कर रहे हो, है ना, हाइड्रोलाइज भी कर रहे हो, आपका बन रहा है E, है ना। E का रिएक्शन आप कर रहे हो H+ K2Cr2O7 से करवा रहे हो। किससे करवा रहे हो आप, K2Cr2O7 से करवा रहे हो। क्या बनेगा, है ना, F आपका कह रहा है, ठीक है, क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन है। आप एक और देख लीजिए, आपका A और एक तरीके से बन सकता है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे आएगा H+। चलिए आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए एक बार, फिर हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। पहले और दोनों मतलब देखिए, पहला आपका जो A बन रहा है बेंजीन से, दोनों जगह सेम बात है। कैसे सेम बात है, आपको मालूम है पहला था कि आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है। क्या आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, बेंजीन है, उसका एनाइड्रा ClCl3 के प्रेजेंस में करोगे तो पहले तो कार्बोकैटायन बनेगा CH3 CH2 CH2, यहां पे आएगा कार्बोकैटायन। आपको पता है कार्बोकैटायन जब बनेगा तो रीअरेंज तो पक्का होगा, रीअरेंज होगा तो कहां आएगा CH3 CH, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आएगा CS, ठीक है। रीअरेंज होकर अटैक कहां करेगा आपका, ये आपका यहां पे आके लग जाएगा और फाइनली क्या बनाएगा, आपका क्यूमीन बनाएगा। क्या बनाएगा, आपका क्यूमीन बनाएगा। तो CH CH3 ऐसा भी कर सकता था, आपको इसका फॉर्मूला दे सकता था। तो इंफॉर्मेशन आपको कुछ भी दे सकता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका फॉर्मूला आपका फ्लाफला है, ठीक है, तो आपको इसका फॉर्मूला दे सकता था। तो ये इस तरह बना, ये भी तरीका है, सिंपल सी बात है। ये तरीका कैसे है, आपको पता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इस पे H+ अटैक करेगा तो यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है। अगर यहां करेगा तो कार्बोकैटायन आपका ये वाला बनेगा, जो आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन। तो फाइनली बात तो ही हुई, ये आपका जाके इस पे लग जाएगा। तो इस केस में भी आपका यही बनेगा, जाहिर सी बात है। H+ यहां लग सकता है, यहां लग सकता है,
लेकिन अगर यहाँ लगेगा तो कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, और ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। अगर आपने कार्बोकेटायन यहाँ भी बना दिया तो रीअरेंज होकर इसको जाना तो यही है ना यार, बनाएगा आपका क्यूमीन, है ना। क्यूमीन से आपने O2 का रिएक्शन करवाया तो होगा कुछ नहीं, आपके पास कार्बन, आप यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा CH3। फिर क्या, फिर आपका C और D बन रहा है। D के बारे में बोला, नेल पॉलिश रिमूवर में यूज होता है। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या यूज होता है, एसीटोन यूज होता है। तो यहाँ पे आ गया आपका एसीटोन और यहाँ पे आ गया आपका फिनॉल आ गया। क्या आ गया आपका, फिनॉल आ गया। C आपका फिनॉल, एसीटोन का रिएक्शन हमने CH3 MgBr से करवाया तो क्या बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 MgBr है, CH3 MgBr। यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और H+ के बाद ये अल्कोहल बन जाएगा। किस तरह का अल्कोहल बनेगा, देखिए ये इस तरह का अल्कोहल बन जाएगा। अब इसका रिएक्शन क्या रहा है आपका, K2Cr2O7 से करवाने को। किससे कह रहा है आपका, K2Cr2O7 से, एसिडिफाइड K2Cr2O7। अब आपको पता है कि एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले आओ, KMnO4 ले आओ, KMnO4 का भाप ले आओ, है ना। टर्शियरी अल्कोहल ने हाथ खड़े कर दिया, ऑक्सीडेशन तो होना नहीं, तो फाइनली ये रिएक्शन नहीं होना, F की जगह कुछ भी नहीं बनना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं होगा, तो कोई भी रिएक्शन दे सकता है आपको, ठीक है। यहाँ आपको कुछ भी देख, कोई भी इंफॉर्मेशन दे देता कि इसका इसके साथ रिएक्शन कराने पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, फना फलाना ढेकड़ा, कुछ भी इंफॉर्मेशन देके आपको सीरीज वाले क्वेश्चंस करवा सकता है। तो होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट मेथड देखते हैं प्रिपरेशन का। नेक्स्ट मेथड है हमारा फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अगर आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि अलादीन के चिराग से जो भी मांगोगे वो देगा, तो वो दिन पुराने हो गए कि जब हम अल्कोहल बनाया करते थे किसी कार्बोनिल कंपाउंड को लेके, है ना। किसी कार्बोनिल कंपाउंड को हम लेते थे CH3CO CH3, है ना। हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया RMgBr, R यहाँ अटैक करेगा, ये वाला यहाँ अटैक करेगा, फाइनली हाइड्रोलिसिस होगी, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस हुआ आपका, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3OH CH3 इस मेथड से भी आपका अल्कोहल बन रहा था। लेकिन है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इस तरह से अल्कोहल बनाने के लिए हमने बहुत बार इस तरह बना लिया आपका, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसको प्रैक्टिस कर लिया। अब दूसरा मेथड देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल फिनॉल कैसे बना सकते हैं। तो यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, इस मेथड का क्या ड्रॉबैक था, अभी जो मैंने लिखा बोर्ड पे, उस मेथड का ड्रॉबैक क्या था, उससे मेथनॉल नहीं बनता था, याद है आपको, मेथनॉल नहीं बनता था। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद होना चाहिए इतना तो कि उससे आपका मेथनॉल नहीं बनता था, उस मेथड से आपका मेथनॉल नहीं बनता था। तो इस मेथड से हम मेथनॉल भी बना के दिखाएंगे। एक दूसरा मेथड है क्या मेथड, कह रहा है कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन RMgBr का रिएक्शन पहले ऑक्सीजन से करवाएं, इसको आप एज इट इज याद भी रखना, आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। दूसरा आपका पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाया, सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया और बाद में हमने इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ, हाइड्रोलिसिस करवाया, ठीक है। तो आपका बनता क्या, ROH बनता है, सिंपल सी बात है, क्या बनता है, ROH बनता है। यानी कि अगर हमको मेथनॉल बनाना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, CH3 MgBr लिया, CH3 MgBr का रिएक्शन आपने, अच्छा मतलब जो किया आपने रिएजेंट लिखा करो, ऐसे जैसे मैं कर देता हूं ना, तो आप ऐसे मत किया करो, आप रिएजेंट बार बार लिखोगे तो आपको रिएजेंट याद होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे O2 और यहाँ पे आएगा आपका H3O+, तो क्या बन जाएगा आपका CH3OH बन जाएगा, ठीक है, मेथनॉल बन जाएगा। अब ये कैसे हुआ, मैकेनिज्म पे आते हैं। इसका भी मैकेनिज्म याद रखना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म जो याद रखना इंपॉर्टेंट होगा हम आपको खुद बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका मैकेनिज्म कैसा होता है इस तरीके से। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 MgBr वाले को ले लेते हैं, CH3 MgBr नहीं, इस तरह ले लेते हैं, RMgBr ले लेते हैं। तो RMgBr किस तरह का आपका, देखिए R के ऊपर है निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन आपका किसी भी तरह का नहीं चार्ज है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना। इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम, है ना। मैकेनिज्म किस तरह का इस रिएक्शन का, आपको मालूम है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो डाइपोल को देख के डाइपोल इंड्यूस होता है, डाइपोल को देख के आपका क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस होगा, तो डाइपोल इंड्यूस कैसे होगा,
डाइपोल इंड्यूस होगा तो एक तरफ एक बॉन्ड पेयर चला जाएगा, इस तरफ आएगा नेगेटिव चार्ज, इस तरफ आएगा पॉजिटिव चार्ज। आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये अटैक करेगा और नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये अटैक करेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दिख नहीं रहा साफ सुथरा, तो इसको मैजिक लिख देते हैं, तो किस तरह दिखेगा आपका, देखिए पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये अटैक किया आर ने, तो किस तरह हो जाएगा आपका आर ओ, है ना, ओ, और ओ के पे क्या लग जाएगा, ये दोनों देखिए ध्यान समझिएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन लेके गया, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाले के ऊपर ये आर आया, ठीक है, तो बनेगा आपका आर ओ ओ, यहाँ पे आएगा आपका MgBr, ठीक है। इसके साथ दूसरा RMgX आएगा, RMgBr लिख लेते हैं, अगर RMgBr लिखा है, ठीक है। तो होगा क्या, ये दोनों एक तरफ चले जाएंगे और ये आपका इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ROMgBr और ROMgBr में, किसमें कन्वर्ट हो गए आपके, ROMgBr में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, ROMgBr, ठीक है। तो आपका हुआ ROMgBr, ठीक है। आपने इसका रिएक्शन O2 से करवाया, आपका हुआ ROMgBr और ROMgBr, ठीक है। पहले आपके किसमें कन्वर्ट हुआ था आपका ROOMgBr, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन ये लेके जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन, तो दोनों क्या हुआ आपका, ये भी आपका ROMgBr हो गया और ये वाला भी आपका क्या हो गया, ROMgBr हो गया, ठीक है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका ROMgBr में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ROMgBr को अगर आप देखो गौर से तो किस तरह का है, इसकी शक्ल किस तरह की है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवाएं, ठीक है, अगर हम हाइड्रोलिसिस का करवाएंगे, थोड़ा सा इसको साफ सुथरा लिख लेते हैं, दो मॉलिक्यूल आपके ROMgBr के यहां बनेंगे, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपका किस तरह का होगा, देखिए ROMgBr है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो हाइड्रोजन इस साइड आएगा जिस साइड नेगेटिवली चार्ज, आपको मालूम है हाइड्रोलिसिस किस तरह से होती थी, आपका हाइड्रोजन उस साइड जाता था जिधर नेगेटिवली चार्ज होता था और OH उस साइड जाता था जिस साइड पॉजिटिवली चार्ज होता था। तो यहां से आपका क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और फाइनली क्या बन जाएगा आपका, इधर बन जाएगा आपका ROH और इधर बन जाएगा आपका MgOHBr, क्या बन जाएगा आपका ROH और इधर बन जाएगा आपका MgBrOH, इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे बोला जाए C2H5 MgBr का रिएक्शन आप करवा रहे हो किसके साथ, आप करवा रहे हो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, किसके साथ करवा रहे हो आप, ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हो, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका C2H5OMgBr में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका C2H5OMgBr में, ठीक है। इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका C2H5OH और कन्वर्ट हो जाएगा फिर किसमें आपका MgOHBr, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने करवाया इस तरह का कुछ लिया, इससे करवाया, ठीक है, इससे करवाया आपने O2 के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, अगर आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो पहले तो बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, OMgBr आ जाएगा, और बाद में अगर इसका आपने रिएक्शन करवाया वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिड में, एल्कोहल में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। तो ये तो आपका अभी तक एल्कोहल ही हम बना रहे हैं, फिनॉल बनाने का क्या मेथड होगा, तो आपको ऑब्वियस सी बात है समझ में आ गई कि आपका CH3MgBr अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो पहले तो आपका बनाएगा ये CH3OMgBr, क्या बनाएगा आपका CH3OMgBr, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका CH3OH बन जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट करो, फिर फिनॉल बनाना आप ही बताओगे मुझे कि फिनॉल कैसे बनाए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लिया, तो हम देखते हैं फिनॉल कैसे बनेगा इस मेथड से, ठीक है। अब देखते हैं फिनॉल कैसे बनेगा। तो जाहिर सी बात है, आपने अगर RMgBr लिया था, RMgBr का रिएक्शन आपने लिया, पहले O2 के साथ करवाया तो आपका बना ROMgBr, फिर आपने करवाया H2O के साथ एसिडिक, या सिंपल H2O भी लिखा हुआ मिल सकता है, फिर आपका बन गया ROH बन गया, ठीक है, ठीक है।
अगर यही चीज आपको इस तरह भी लिखी हुई मिल सकती है, मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, RMGBr O2 और डायरेक्टली आपको H3O प्लस यहाँ मिल जाएगा, पहले ये फिर ये, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा ROH में। तो आपको फिनॉल बनाना है, यानी PHOH बनाना है। क्या बनाना है आपको? PHOH बनाना है। तो आप यहाँ पे PHMGBr ले लो, सिंपल। आपने PHMGBr लिया, पहले इसका आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, कन्वर्ट होगा किसमें? PHOMGBr में, ठीक है। PHOMGBr में कन्वर्ट हुआ, इसका आपने हाइड्रोलिसिस करवाया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? आपका PHOH में कन्वर्ट हो गया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपने जो है PHMGBr लिया, है ना, इसका रिएक्शन आपने किससे करवाया? पहले ऑक्सीजन से करवाया, दूसरे पे आपने H3O+ से करवाया, ये किसमें कन्वर्ट होगा? आपका फिनॉल में। अब ये वाली रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप इसको एक बार आप नोट करो। ये तो हो गई आपकी प्रिपरेशन टेक्निक कि कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है, कैसे आप रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे। अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, है ना, कि फिनॉल आपके कौन कौन से केमिकल रिएक्शन देता है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, कि फिनॉल के केमिकल रिएक्शन कौन कौन से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप फिनॉल को ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो फिनॉल ग्रुप कैसा, अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो फिनॉल के ऊपर आपके पास लोन पेयर, ठीक है, ठीक है। तो लोन पेयर यानी ये कौन सा ग्रुप हुआ? आपका प्लस एन ग्रुप हुआ। कौन सा हुआ? प्लस एन ग्रुप हुआ, यानी कि ये है क्या आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। क्या आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है? क्या आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। पहली चीज तो ये कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। दूसरी चीज क्या है? अगर आप इस तरह जेनेटिक स्ट्रक्चर बना के देखो, चलो गोली की स्पीड से बना ही लेते हैं यार, नहीं तो आप बार बार जो है आप गलती करते हो। यहां पे आएगा आपका इलेक्ट्रॉन, इस तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यहां पे आएगा इलेक्ट्रॉन, यहां पे आ जाएगा, यहां पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इसका आपका लोन पेयर यहां आएगा, ये इस तरफ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा आपका OH, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आपका आएगा इस तरफ, यहाँ पे आएगा ये, और यहाँ पे आएगा आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा OH+। लास्ट स्टेप में क्या हो गया? ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? OH। तो टोटली 5 जेनेटिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं इसके, टोटल 5 जेनेटिक स्ट्रक्चर है। उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं वो कहां कहां आ रहे हैं? एक ऑर्थो पे आ रहा है, दूसरा भी ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसको जिंदगी में क्या चाहिए? उसको जिंदगी में चाहिए नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज उसको मिल किस किस पोजीशन पे रहा है? ऑर्थो पे और पैरा पे। कहां मिल रहा है आपको? ऑर्थो और पैरा पे। तो ऑब्वियसली ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। वैसे तो ये टॉपिक आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होना चाहिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। साथ ही साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है वो बात अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा क्या है? उसके अलावा चूंकि जो OH ग्रुप है वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, रिंग को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है। क्या कर रहा है? रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है। क्या कर रहा है? आपको रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है। अगर ये रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है यानी कि रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए अच्छा बना रहा है ना, रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को नेगेटिव चार्ज ही तो चाहिए। रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है तो अच्छा ही कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है, इसका मतलब रिंग को क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, तो फिनॉल जो होता है उसमें जो OH ग्रुप है आपका, फिनॉल जो है रिंग को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। OH ग्रुप जो है रिंग को एक्टिवेट करता है, और OH के लिए स्पेशली बात यह है कि OH रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करता है। ये क्या करता है? रिंग को अच्छा खासा एक्टिवेट करता है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? रिंग को क्या करता है? रिंग को अच्छा खासा एक्टिवेट करता है, रिंग को
अच्छा खासा एक्टिवेट करता है। अच्छा खासा एक्टिवेट करने का क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टली बना रहा है। एक्टिवेट करने का मतलब हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज के लिए वहां अटैक करने के लिए अच्छा है। यानी कि OH ग्रुप क्या कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज अब देख के पॉजिटिवली चार्ज को तो लालच आएगा ही ना यार, यानी रिंग है ना एक्टिवेट हो रही है। और सिर्फ एक्टिवेट ही नहीं, अच्छा खासा एक्टिवेट हो रही है। किस केस में आपका एक्टिवेट हो रही है बहुत अच्छा खासा, किस केस में, OH के केस में। रिंग को अच्छा खासा एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। आपको रिंग को क्या कर रहा है, बहुत अच्छा खासा एक्टिवेट कर रहा है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अगर रिंग आपकी एक्टिवेट हो रही है ना, रिंग आपकी एक्टिवेट हो रही है तो बहुत सारे केसेस, बहुत सारे जहां भी आपको प्लस एम ग्रुप मिलेगा उस केस में आपका रिंग एक्टिवेट होगा। लेकिन OH के केस में बहुत अच्छा खासा एक्टिवेट होगा। अब अच्छा खासा एक्टिवेट होने से फर्क क्या पड़ेगा वो हम आगे देखते हैं रिएक्शंस में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके रिएक्शंस देखेंगे कि पहला अगर आप इसका HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है। हम आ जाते हैं मुद्दे पे, ठीक है। पहले हम करवा रहे हैं नाइट्रेशन। क्या करवा रहे हैं आपका, नाइट्रेशन करवा रहे हैं। जो जो रिएक्शन आपको लिखवा रहे हैं वो रिएक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा उसको। पहले हम करा रहे हैं नाइट्रेशन, ठीक है। तो हमने करवाया भाई, हमने करवाया पहले नाइट्रेशन। क्या करवा रहे हैं, नाइट्रेशन करवा रहे हैं। तो अगर आप जो है नाइट्रेशन करवा रहे हैं किसका, फिनॉल का, फिनॉल का आपका कर रहा है, नाइट्रेशन करा रहे हैं। यानी कि आपने क्या किया, आपने यहाँ कंसंट्रेटेड HNO3 लिया। क्या किया आपने, कंसंट्रेटेड HNO3 लिया। तो होगा क्या, कंसंट्रेटेड HNO3 लिया यहाँ पे। अब आपको पता है कंसंट्रेटेड HNO3 जो है उसमें आपका HNO3 का कंसंट्रेशन खूब हाई फाई होगा। आपने कंसंट्रेटेड HNO3 लिया तो आपका बनेगा क्या, उसको देखिए। तो ऐसा होगा, आपको मैंने पहले ही बताया कि रिंग को अच्छा खासा एक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इनफैक्ट याद रखना है कि जो है ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशन इतना ज्यादा एक्टिवेट है कि इसका नाइट्रेशन रुक ही नहीं पाता है ना। ऑर्थो पे भी होता है और पैरा पे भी होता है। और फाइनली आपका किस तरह का प्रोडक्ट बनता है, फाइनली आपका ऐसा प्रोडक्ट बनता है। फिनॉल के केस में स्पेशली याद रखिएगा इसको, इतना अच्छा खासा रिंग एक्टिवेटेड है कि ऑर्थो और पैरा किसी एक पे नहीं, तीनों पोजीशन पे आ जाता है। और क्या बनाता है आपका, पिक्रिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है आपका, पिक्रिक एसिड बनाता है, ठीक है। अब यार एक बात बताओ मुझे, ठीक है। इसका एक प्रॉब्लम है, इस रिएक्शन का प्रॉब्लम है कि जो परसेंटेज यील्ड है ना, परसेंटेज यील्ड जो है वो बहुत ज्यादा लेस है ना। यानी कि इस रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या है, वो बहुत ज्यादा कम है। क्यों कम है, इसका रीजन है, ये बुक्स में लिखा नहीं है, लेकिन रीजन ये है कि ये जो है ये तो बनता ही है, साथ में आपका HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये रिंग को ऑक्सीडाइज करके साथ में और क्या बनाता है, साथ में आपका ये प्रोडक्ट बनाता है। आपका क्या बनाता है, आपका ये बनाता है, इसको आप बेंजोक्विनोन बोलते हो। क्या बोलते हो आप, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन बोलते हो, क्विनोन बोलते हो, याद रखेंगे इसको आप बेंजोक्विनोन बोलते हो। ये भी बनता है आपका। तो आपको जब भी क्वेश्चन मिले आपको यही बनाना है, लेकिन याद रखेंगे कि इसका एफिशिएंसी कम है। इस रिएक्शन में पिक्रिक एसिड अच्छे से नहीं बन पाता, एल जो है लेस है। उसका रीजन है कि साथ में आपका ये भी बनता है, ऑक्सीडाइज होता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज भी करता है। इसमें ये आपको जनरली बुक्स में मिलेगा नहीं ये वाला पोर्शन, लेकिन याद रखें कि इस रिएक्शन की जो एफिशिएंसी कम क्यों होती है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो कुछ पोर्शन फिनॉल को इसमें भी कन्वर्ट करता है बेंजोक्विनोन में, याद रखेंगे ये तो बनता ही बनता है आपका, ठीक है। तो इस रिएक्शन की एफिशिएंसी लेस है। तो अगर हमको पिक्रिक एसिड बनाना है तो पिक्रिक एसिड है ना, तो सिंथेसिस ऑफ जो आपका पिक्रिक एसिड का सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ पिक्रिक एसिड इज नॉट एडवाइजेबल बाय दिस मेथड, इज नॉट एडवाइजेबल। इस मेथड द्वारा सिंथेसिस तो एडवाइजेबल नहीं होगा ना यार, जब बन ही कम रहा है, ज्यादा ये बन रहा है तो एडवाइजेबल तो नहीं है। तो सिंथेसिस ऑफ पिक्रिक एसिड इज नॉट एडवाइजेबल बाय दिस मेथड, इस मेथड से एडवाइजेबल नहीं है। तो करते कैसे, इसको बस ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी की एक लाइन है। पहले हम क्या करते हैं, पिक्रिक एसिड बनाने के लिए पहले हम इसका करवाते हैं सल्फोनेशन। क्या करवाते हैं आपका, सल्फोनेशन करवाते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं, फिर हम करवाते हैं H2SO4 से, सॉरी फिर हम करवाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 से। पहले इससे करवाते हैं,
दूसरे पे हम फिर करवाते हैं इसका नाइट्रेशन। क्या करवाते हैं? आपका नाइट्रेशन करवाते हैं। फिर आपका जो पिक्रिक एसिड बनता है ये अच्छा बनता है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा तो नहीं बनता लेकिन इसके कंपैरिजन में अच्छा बनता है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है और इसको आपको ध्यान रखना है कि इस मेथड से तो एडवाइजेबल नहीं है ना। लेकिन अगर आप फिनॉल का रिएक्शन पहले आप सल्फोनेशन करवाएं, बाद में आप किससे करवाएं, बाद में आप कंसंट्रेटेड HNO3 से करवाएंगे तो आपका ये अच्छा बनेगा। ये आपका एडवाइजेबल मेथड है। दिस इज गुड मेथड, है ना, कंपैरेटिवली गुड मेथड, कंपैरेटिवली बेटर। और ये एनसीईआरटी की लाइन है तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंपैरेटिवली बेटर मेथड, कंपैरेटिवली क्या होगा? अच्छा होगा ये एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि एक ही पोजीशन पे नाइट्रेशन, ये बात तो हो गई आपकी। तो इस मेथड में क्या हुआ? जब भी आपने कंसंट्रेटेड HNO3 से करवाया तो मैंने बोला ऑर्थो एंड पैरा दोनों इतने ज्यादा एक्टिवेटेड है कि कंट्रोल हो ही नहीं पाया। ऑर्थो एंड पैरा दोनों पे लगा, इसके जो है एफिशिएंसी कम है क्योंकि ये साथ में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी बनता है। तो हम करते क्या है, पहले सल्फोनेशन करवाते हैं, फिर क्या करवाते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। इस मेथड से कंपैरेटिवली अच्छा मेथड है पिक्रिक एसिड बनाने के लिए, ठीक है। पिक्रिक एसिड बनाने के लिए क्या है, बेटर मेथड है। मैं फिर से बोल रहा हूं यार कि अपने को फिक्स लेक्चर होता है, एक नंबर ऑफ लेक्चर फिक्स है कि इतने में आपको पोर्शन कवर कराना, कंटेंट बहुत सारा होता है तो बहुत सारी बातें मैं यहाँ बोलता हूँ, बोलते बोलते आपको कंप्लीट करवा देता हूँ, यहाँ नोट नहीं करवाता हूँ। उस लाइन को भी आप सही से नोट करें, बाकायदा अपना नोट्स बहुत ही लेंथी और बहुत ही ढंग का बनाएं। वीडियो पॉज कर करके मुझे स्टेचू बोल बोल के आप नोट करिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हो गई बात पहली। अगर आप चाहते हो कि आपका एक ही पोजीशन पर नाइट्रेशन हो, किसी एक ही पोजीशन पे हो, है ना, दोनों पोजीशन पे नहीं हो, तो आप क्या करोगे? तब आपको क्या करना होगा? तब आपको करना होगा डाइल्यूट लेना होगा। HNO3 को क्या लेना होगा? डाइल्यूट लेना होगा, कंसंट्रेटेड नहीं लेना होगा। तो अगर आप इसको डाइल्यूट HNO3 से करवा रहे हो, डाइल्यूट HNO3 से करवा रहे हो, याद रखना इसको, डाइल्यूट HNO3 से करवा रहे हो, तब ये आपका कंट्रोल्ड हो जाएगा, तब ये आपका कंट्रोल में होगा। और होगा क्या? एक ही पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आके लगेगा। यहां पे आएगा आपका OH, यहां पे आएगा आपका NO2 और यहां पे आएगा आपका OH और यहां पे आएगा आपका NO2, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात, अब तक आपको क्या पढ़ा? ऑर्थो एंड पैरा में से मेजर कौन सा होता था? आपका पैरा होता था क्योंकि यहां स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होता था। लेकिन यहां पे मेजर आपको ऑर्थो होगा, ये आपका मेजर होगा। रीजन आप लोग जल्दी से बताइए मुझे, रीजन बताइए, क्या बता रहे हैं? रीजन बता रहे हैं बच्चे कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बिल्कुल सही। रीजन आपका क्या है? इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग है। तो ये आपका प्रोडक्ट मेजर होगा और ये आपका क्या होगा? माइनर होगा। ये आपका क्या होगा? माइनर होगा, ठीक है। इसको आप नोट करिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसके बारे में लिखवानी है, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है। आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं भी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके रिलेटेड, वो ये है, ठीक है। यार आई नो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बस जल्दी खत्म कर रहे हैं यहां पे। हो गए ये, ध्यान समझिएगा, ठीक है। यहां पे आपका OH है और यहां पे आपका OH है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपका जो ऑर्थो प्रोडक्ट है इसको बोलते हो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या बोलते हो? आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बोल रहे हो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और दूसरा है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। दूसरा क्या आपका? पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल बन रहा है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बन रहा है। अगेन एनसीईआरटी की एक लाइन है, वो कह रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बहुत है। क्या है आपका? डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बहुत है। क्या आपका? डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बहुत है। अब इतनी छोटी सी बात में क्या कहना चाह रहा है, इसको देखते हैं कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को ऑब्जर्व करो तो किस तरह का आपका ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। OH है, इसका आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, किसके साथ? NO2 के साथ हो रहा है। ये इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग है। क्या है आपका? इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर है ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। और पैरानाइट्रोफिनॉल में अगर आप देखो, पैरानाइट्रोफिनॉल में आपका इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है। क्या है आपका? इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। यहां पे आपका इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है कि अगर आपका इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है, यानी कि एक मॉलिक्यूल अगर दूसरे मॉलिक्यूल से अच्छे से कनेक्टेड है तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा उनका।
लेकिन अगर मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डेड है, अपने में ही ऐसे घूमता हुआ है, किसी और से बात करना ही नहीं चाह रहा है, किसी और से बातचीत में लगा नहीं है, खुद में ही घूमता हुआ है ऐसे, तो उसका दूसरे के साथ इतना अच्छा इंटरेक्शन है नहीं, इंट्रामोलिकुलर है यहाँ पे, उसका दूसरों के साथ इतना अच्छा इंटरेक्शन है नहीं, खुद में ही फोर्स लगाए हुए, दूसरे के साथ बातचीत में नहीं लगाए, तो ऑब्वियस सी बात है इंट्रामोलिकुलर के केस में आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस होगा, और यहाँ पे आपका इंटरमोलिकुलर के केस में आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लेस हुआ और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ आपका, यहाँ पे लेस और यहाँ पे हाई, तो ऑब्वियसली डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है इनको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इस रिएक्शन के दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपके, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, दे कैन बी सेपरेटेड using steam distillation method, नाम याद रखेंगे। क्यों क्या किए जा सकते हैं ऐसा, क्योंकि इनमें जो है आपका डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत है, ये वाला आपका क्या है, वोलेटाइल है, ये वाला आपका क्या है, वोलेटाइल है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग, और यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, है ना। ये वाला पॉइंट आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में हमने सीखा भाई कि फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, उनका कुछ कॉमन नेम, एसिडिक स्ट्रेंथ में वो वाला हमने फैक्टर कंसीडर किया, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग वाला। ठीक है, फिर हमने सॉल्युबिलिटी देखी NaHCO3 में, हमने देखा फिनॉल NaOH में तो सॉल्युबल था, लेकिन NaHCO3 में सॉल्युबल नहीं था, क्योंकि उसके लिए उसकी एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से ज्यादा होना चाहिए। अब H2CO3 से ज्यादा किसका बताया मैंने, जो एटलीस्ट 2 पोजीशन पे नाइट्रो हो, ऑर्थो एंड पैरा पे या तीनों पे। ठीक है, फिनॉल तो NaHCO3 में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से कम है ना, और फिनॉल पे अगर एक नाइट्रो भी लगा है तब भी उसका H2CO3 से कम होता है। तो फिनॉल हो या मोनोनाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल हो, दोनों की आपकी क्या एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से कम है, तो NaHCO3 में सॉल्युबल नहीं है। अगर 2 पोजीशन पे नाइट्रो है या 3 पोजीशन पे नाइट्रो है तो NaHCO3 में वो सॉल्युबल होगा, क्योंकि H2CO3 से उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। फिर हमने देखा आपका प्रिपरेशन मेथड, जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा आपका क्यूमीन वाला, क्यूमीन से आपका फिनॉल और एसीटोन बनता है, वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस था आपका। और आपने लास्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपने ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोलिसिस के बाद आपने एल्कोहल और फिनॉल दोनों बनाया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा नाइट्रेशन। हमने बोला फिनॉल रिंग को इतना ज्यादा एक्टिवेट कर दे रहा कि कंसंट्रेटेड HNO3 लेने पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तीनों पोजीशन पे आपका नाइट्रो लग जा रहा है और पिक्रिक एसिड बन रहा है। लेकिन वो अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडाइज होकर दूसरा प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो एफिशिएंसी उस रिएक्शन की क्या है, कम है। लेकिन अगर हमको उसको अच्छा करना है तो पहले सल्फोनेशन करवाएंगे, फिर नाइट्रेशन करवाएंगे। ठीक है, अगर हमको मोनोनाइट्रेशन चाहिए तो हमको डाइल्यूट HNO3 से करवाना पड़ेगा, ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट लेस, यहाँ इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह से डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ क्या है, ज्यादा है। तो आप स्टीम डिस्टिलेशन को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका क्या है, वोलेटाइल है। तो आज का लेक्चर यार बहुत ज्यादा लंबा हो गया, आई नो। ठीक है, तो माफ करिएगा, भयानक सा गर्मी की वजह से चेहरा भी हो गया, क्योंकि जितनी आपसे मुलाकात हो रही है लॉकडाउन में उतनी बार से मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो बार से ना मिलने की वजह से चेहरा भयानक होते जा रहा है। तो ठीक है गाइस, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, तो इसके बेसिस पे जाके आपको असाइनमेंट जो मिलेगा उसको अच्छे से पूरा करिएगा। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।